फ्रेंड्स, स्मार्ट अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट की जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसी का आगे हम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। इससे पहले मैं पार्ट 1 में आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव करवा चुकी हूँ। उसी के आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बचे हुए हैं, वो इस पार्ट 2 में कर लेंगे, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तालाब का रेशम जिसे पॉन्ड सिल्क कहते हैं, या जल का रेशम यानी वाटर सिल्क, पॉन्ड सिल्क बोले या वाटर सिल्क बोले, किसे कहते हैं? स्पायरो गायरा को कहते हैं। ये पानी के अंदर ही रहता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। क्लियर। और कवक की किसकी बनी होती थी? काइटिन की। नीले हरे शैवालों को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के अध्ययन में उपयोगी शैवाल, कौन सा शैवाल इसमें हेल्प करता है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में? तो क्लोरेला। किसकी उपस्थिति से मनुष्य के डूबने से मृत्यु का पता लगाया जाता है? तो ये आपका डाइटम। नेक्स्ट है, वह शैवाल जो समूह या मंडली यानी कॉलोनियल के रूप में रहते हैं, जो कॉलोनी बना के रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वॉलवॉक्स। वह नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एनाबीना नॉस्टॉक। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो किसमें होती है? स्पाइरुलिना में। क्लियर। नेक्स्ट, वह शैवाल जिसके कारण लाल सागर का रंग लाल होता है, तो किसकी वजह से ये लाल होता है? उसमें कौन से शैवाल ऐसे पाए जाते हैं? तो ये होते हैं ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ये इसकी वजह से लाल सागर का कलर जो लाल दिखता है। और आपसे पूछा था शैवाल कहाँ पाए जाते थे? ऑब्वियसली आपका महासागर में पाए जाते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाला शैवाल है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सा पाया जाता है? सर्गासम। नेक्स्ट देखो, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सर्गासम शैवाल पाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, आयोडीन प्राप्त किया था। आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं? लैमिनीरिया शैवाल से। जापान में समुद्री सलाद की संज्ञा दी गई है। जापान में समुद्री सलाद के नाम से किसे जानते हैं? इसे जानते हैं अल्वा को। किसको? अल्वा को जापान में समुद्री सलाद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है हमारा, फियोफाइसी के अंतर्गत कौन सी शैवाल आती है? फियोफाइसी वर्ग में किसे रखा गया? भूरी शैवाल। और भूरी शैवाल में कौन कौन आता है? फ्यूकस और सार्गासम, जो भी आपको बताया था ये वाला। उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाने वाला सर्गासम, तो इसको भूरी शैवाल भी कहते हैं। और किसके अंदर आता है? फियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत। रोडोफाइसी वर्ग में कौन आते हैं? लाल शैवाल, जिन्हें वेट्राकॉस्पर्बम भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। ये किस वर्ग में आते हैं? ये आते हैं हमारे साइनोफाइसी में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा लाइकेन। इससे भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। लाइकेन एक प्रकार का मिश्रित सहजीवी है। क्यों है? क्योंकि ये कवक और शैवाल के बीच में रहता है, इसीलिए इसे मिश्रित सहजीवी कहते हैं। दोनों की हेल्प करता है ये। लाइकेन के कवक घटक तथा शैवाल घटक को क्रमशः क्या कहते हैं? ये कहते हैं माइकोवायंट या फाइकोवायंट। ये वाला आपका दो। कवक में बोले, कवक की स्टडी को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। तो क्या हो गया इसमें? माइकोवायंट। और शैवाल की स्टडी को क्या कहते हैं? शैवाल की स्टडी जो कहलाती है आपका, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। तो इसीलिए इसका घटक क्या कहलाएगा? फाइकोवायंट। क्लियर। लाइकेन में कवक का घटक माइकोवायंट और शैवाल का फाइकोवायंट। इससे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि कवक में जो जिसके कवक का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, MYCOLOGY। और शैवाल का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा वायु प्रदूषण के सूचक हैं। ये कौन है? ये भी लाइकेन ही है। मतलब जहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ पर ये नहीं पाए जाते, उससे पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा। ये भी खूब पूछा था पेपर में कि वायु प्रदूषण के सूचक कौन है? तो लाइकेन। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं कॉर्टिकॉल्स। जो पेड़ों की छाल पर उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉल्स। और जो खाली चट्टानों पर उगते हैं लाइकेन उन्हें क्या बोलते हैं? सेक्सिकॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा खाद्य पदार्थ को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव। कौन कौन नष्ट कर देता है? जैसे रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा, ये आपके खराब हो जाते हैं, आपने देखा होगा घरों में। तो ये कौन खराब कर देता है? कौन सा जीव? ये होता है राइजोपस या म्यूकस।
नेक्स्ट हमारा क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, ये भी खाद्य पदार्थ को जहरीला बना देते हैं। नेक्स्ट हमारा वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस, वायरस से भी बहुत पूछे जाते हैं। फर्स्ट तो आपका ये इंपॉर्टेंट है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? वायरस यानी विषाणु को कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? आइवानो बस्की ने की थी। टीएमबी का पूरा नाम क्या है? ये आपका टोबैको मोजेसिक वायरस। पादप के विषाणु में सिर्फ पाया जाता है, मतलब प्लांट में क्या पाया जाता है? आरएनए। और जब जंतु विषाणु पूछे तो डीएनए या आरएनए इनमें से कोई भी पाया जा सकता है। केवल प्लांट में ओनली आरएनए होता है और जंतु विषाणु में डीएनए या आरएनए इनमें से कोई भी एक हो सकता है। नेक्स्ट है विषाणु निष्क्रिय सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं जिन्हें कहते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, इन्हें क्या बोलते हैं? विरियन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। विषाणु के चारों ओर प्रोटीन का मोटा रक्षात्मक खोल होता है जिसे क्या कहते हैं? कैप्सिड। पादप विषाणु कौन है? टीएमबी, अभी आपको बताया था। और जंतु विषाणु ये आपका इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट है विषाणु को जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, ऐसा क्यों कहते हैं? तो सजीव के लक्षण कौन से हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए अथवा आरएनए का द्विगुणन होता है और ये किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। इससे पहले एक्टिव नहीं रहते, निष्क्रिय फॉर्म में रहते हैं, जिसे अभी मैं आपको बताया था ब्रियोन कहते हैं। और जैसे किसी जीवित कोशिका के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं, इसीलिए इसे सजीव की कैटेगरी में रख दिया जाता है। और निर्जीव में क्यों रखते हैं? निर्जीव में रखते हैं क्योंकि ये कोशा रूप में नहीं होते और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें क्रिस्टलों के रूप में भी रखा जा सकता है। निर्जीव पदार्थ की बात बोतलों में भरकर काफ़ी दिन तक रख सकते हैं, इसीलिए इसमें निर्जीव के भी कुछ पॉइंट आ जाते हैं। इसीलिए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को कहते हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि क्यों कहा जाता है, तो क्रिस्टलों के रूप में रखते हैं और कोशा के अंदर जाके द्विगुणन करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन। ये मैं आपको पहले भी ऑब्जेक्ट में करा चुकी हूँ। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी लीवेनहॉक ने की थी। जीवाणु विज्ञान का पिता कैसे कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी लीवेनहॉक को ही पिता कहा जाता है। जीवाणु की कोशिका किसकी बनी होती है? काइटिन की। और शैवाल की किसकी थी? सेलुलोज की। नेक्स्ट है आपका साइनोबैक्टीरिया यानी नीले हरे शैवाल को रखा गया है, किस में रखा गया? ये मोनेरा समूह में रखा गया है। बहुत पूछा जाता है, नीले हरे शैवाल आपके मोनेरा समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका जीवाणु में गति करने में कौन सहायक होता है? ये फ्लैजेला पाए जाते हैं, उसी से ये चलते हैं। जिन जीवाणुओं में फ्लैजेला अनुपस्थित होते हैं, मतलब बिल्कुल ही नहीं पाए जाते, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एट्राइकस। क्या कहते हैं? एट्राइकस। और पूरे शरीर पर पाए जाते हैं फ्लैजेला, उसे बोलते हैं पैराट्राइकस। नेक्स्ट है आपका अगर आपकी फ्लैजेला एब्सेंट हो, तो अभी आपको बताया था मैंने, एब्सेंट हो तो एट्राइकस कहते हैं, भी बताया था। और दोनों सिरों पर अगर फ्लैजेला पाए जाते हैं, जैसे ये आपका ये है, इधर भी फ्लैजेला पाया जा रहा है और इधर भी पाया जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्फीट्राइकस। और चारों ओर पाए जा रहे हैं इस तरह से फ्लैजेला, तो उसे पैराट्राइकस कहते हैं। क्लियर। दूध किसी जीवाणु के कारण खराब हो जाता है, किसकी वजह से खराब? का आपका दूध से जब दही बनता है तो कौन सा हेल्प करता है? लैक्टोबैसिलस। तो इस तरह से पूछे तब भी आपका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था बॉक्समैन को। इंपॉर्टेंट है, बॉक्समैन को मिला था ये। मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे ई कोलाई कहते हैं ना, एसिडिकिया कोली। कोमा की आकृति वाला जीवाणु क्या कहलाता है? विब्रियो। ये बिल्कुल इस तरह से कोमा सा रखा होता है। जीवाणु में अभाव होता है, जीवाणु में क्या नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट गैरन। नेक्स्ट है कंजुगेशन या संयुग्मन की खोज किसने की थी? ये की थी लीडरबर्ग एवं टैटम ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखो कंजुगेशन, यहाँ देख लो क्लियर फिर से, लीडरबर्ग एवं टैटम ने की थी संयुग्मन की खोज। इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण की खोज किसने की है? ग्रिफिथ ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। और बीसीजी का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले जीवाणु को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, क्या बोलते हैं? एजिटोबैक्टर क्लॉस्ट्रिडियम। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले
अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रिडियम। कंफ्यूज नहीं होना है। स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले जीवाणु को क्या बोलते हैं? एजिटोबैक्टर क्लॉस्ट्रिडियम। इस तरह से अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, इस तरह से भी पूछ ले तब भी आपको क्लॉस्ट्रिडियम हो जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेग्यूमिनोसिस मिनोसेरम पौधे की जड़ों की गांठों में रूट नोडल्स में पाए जाने वाले जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? राइजोबियम। ये आपको बताया था, जो दाल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, अरहर मटर। नेक्स्ट है आपका सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? ये होता है राइजोबियम जापोनिकम। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में सहजीवी जीवाणु कौन सा होता है? ये आपका एसिडिकिया कोली, इसे ई कोलाई भी कहते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेजी, इससे भी क्वेश्चन पूछाता है। जो विषाणु केवल जीवाणुओं पर ही आश्रित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी। और इनमें न्यूक्लियर अम्ल के रूप में डीएनए पाया जाता है। ये विषाणु केवल जीवाणुओं पर ही आश्रित होते हैं, इसलिए जीवाणु भोजी कहते हैं। ये जीवाणु भोजी का डायग्राम है। ये देखो आपको बताया था इसके खोल को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहा जाता है। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, ये वायरस में बताया था मैंने आपको। और ये आपका प्रोटीन है यहाँ पे, और ये कैप्सिड इसके खोल को कहते हैं जो रक्षा करता है इसकी बाहरी। और जीवाणु भोजी से इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसी के कारण गंगा नदी का जल हमेशा शुद्ध रहता है, ऐसा मानते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 40 नंबर क्वेश्चन है, जिससे पहले 13 क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 1 में करा चुकी हूँ। अगर आपने वो देखे ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। तो निम्न में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो ये किसके लिए बोला गया? कौन रह सकता है यहाँ पे? तो ये रह सकता है आपका जीवाणु। गर्म पानी कुंड हुए, गहरे समुद्र हुए, तो यहाँ पे भी ये रह सकते हैं। इससे पहले इससे रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं। देखो, सभी जीवाणु मोनेरा जगत में रखेंगे, आपको बता ही चुकी हूँ। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। आज जीवाणु ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु अत्यंत कठिन वास स्थान, अत्यंत लवणीय क्षेत्र यानी हैलोफाइट्स, गर्म झरने में भी रह सकते हैं और कच्छ क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, जहाँ पर मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है तब भी रह लेते हैं। आज जीवाणु अन्य जीवाणु की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न मतलब अलग होती है। इसीलिए यही लक्षण है कि इन्हें प्रतिकूल अवस्था में भी जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। और इस टॉपिक रिलेटेड आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो ये आपका राइजोबियम, ये भी आपको बता चुकी हूँ। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाता है। ये मुक्त दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, अरहर हुआ, मटर, चना, इनकी जड़ों में। और ये मिट्टी व बीज के उपचार के लिए किया जाता है इसका उपयोग। राइजोबियम कल्चर से चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ढैंचा, सनई, सेम, इन सभी की दलहनी फसलों को लाभ होता है। इनकी सभी की जड़ों में ये पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये टॉपिक आपका हो जाता है कंप्लीट। बाकी इसके बाद करेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।